वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का रिवीजन सेशन। बेटा आज हमने जो टॉपिक रिवाइज करके चलना है सबसे पहले दैट इज गोइंग टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को बेटा रिवाइज करने का क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले आपके सामने आएंगे बेटा मेरे क्लास नोट्स। वंस वी आर डन विद द क्लास नोट्स, आपके सामने नेक्स्ट फाइल जो मैं रखूंगा वो होंगे आईसीए के क्वेश्चंस। अगली फाइल होगी आईसीए के क्वेश्चंस, लेकिन पास पेपर, आरटीपीज एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स का मतलब जो भी कंपाइलेशन टाइप आप कह लीजिए वो आपके सामने रहेगा। ठीक है। ऑब्वियसली रीसेंट आरटीपीस के जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर अगर इसमें नहीं है वो आप अपने लेवल पे बेटा प्लीज एक बार वेबसाइट से जाके देख लेंगे फॉर योर एडिशनल प्रैक्टिस। चलिए सर, शुरू करते हैं सर। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है बेटा दैट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए होंगे प्लीज मुझे जस्ट मैसेज डाल देना ग्रुप के अंदर या पर्सनली ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं शेयर कर दूंगा यार। कंसेप्ट बेटा इसके अंदर क्या क्या कवर करके चलने हैं, सबसे पहले बेसिक्स, दूसरा है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, तीसरा है ट्रांसलेशन और चौथा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा 46 है और लास्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सर बेसिक्स के अंदर मैंने तीन हिस्से बांटे। मैंने बोला एक होता है ऑब्जेक्टिव। सर इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, कह रहे हैं कि एक एंटिटी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को दो तरीके से कर सकती है। सर पहला क्या है कि वो डायरेक्टली फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। आपने इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा या फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लिया। आप इंपोर्ट करते हैं सर तो सीधी सी बात है आपको जो पेमेंट करनी होगी वो फॉरेन करेंसी के अंदर करनी होगी। आप एक्सपोर्ट करते हैं आपको जो पैसा आएगा फॉरेन करेंसी के अंदर आएगा, या आपने फॉरेन करेंसी के अंदर लोन लिया, मतलब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, कैसे, किसी फॉरेन ब्रांच के थ्रू या सब्सिडरी के थ्रू, यानी इनडायरेक्टली आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। कहने ये जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं आपको इसको इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एंटिटी की रिपोर्टिंग करेंसी जो है वो क्या है, इंडियन रुपी है। अब ये स्टैंडर्ड जो है बेटा किस चीज के साथ जो है वो डील करके चलता है, सर ये स्टैंडर्ड डील करके चल सकता है विद द इश्यूज जो इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग के लिए फॉर द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, कि कौन सा एक्सचेंज रेट है जो यूज होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए इंडियन रुपी के अंदर, और आप अकाउंटिंग कैसे करके चलोगे अगर फॉरेन करेंसी रेट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इस स्टैंडर्ड का क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है। सर स्कोप की बात करके चलें तो बेटा ये स्टैंडर्ड डील किसके साथ करके चलता है, सर ये स्टैंडर्ड डील करके चलता है जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंटिटी ने एंटर करी है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, और तीसरा अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की कैसे होगी जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की है। सर कहते हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन होती है कैश फ्लो की विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस इन द फॉरेन करेंसी, और जो ट्रांसलेशन है कैश फ्लोज का, कहेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर एड्रेस करा गया है। कि आपको ठीक है कुछ फॉरेन करेंसी से कैश फ्लो आ रहा है, आप उसको कैसे डील करके चलोगे, प्रेजेंट कैसे करके चलोगे, या जो भी ट्रांसलेशन है कैश फ्लोज का उसको कैसे प्रेजेंट करके चलना है, वो AS 3 बताता है। कह रहे हैं अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है फॉरेन करेंसी बोर्विंग्स के ऊपर, टू द एक्सटेंट उनको एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट करा जाता है एज इंटरेस्ट कॉस्ट। वो कहां कवर होता है सर, वो कवर होता है AS 16 के अंदर। एंड सोन वी विल रिवाइज AS 16, तो वहां पर आपको मैं लिंकेज कराऊंगा। AS 11 और AS 16 की लिंकेज है जब आप फॉरेन करेंसी के अंदर बोर्विंग करके चलते हैं। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ये नहीं बताता कि करेंसी जिसके अंदर एंटरप्राइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके चलेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 सिंपल सी एक बात बोलता है कि एक एंटरप्राइज नॉर्मली वो करेंसी यूज करके चलेगी जहां पर उसका डोमिसाइल है। सर वी आर डोमिसाइल इन इंडिया, तो हम अपने फाइनेंशियल बनाएंगे तो इंडियन करेंसी के अंदर ही बनाएंगे, मैं कोई जैपनीज येन के अंदर अपने फाइनेंशियल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर अपने फाइनेंशियल बनाऊंगा, मैं वहां पे इंडियन रुपी में नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देके चलने होते हैं। किस चीज के लिए, कि जहां पर एक एंटरप्राइज जो है अगर मान लो कोई करेंसी यूज करके चल रही है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री, करेंसी ऑफ द कंट्री जिसके अंदर आप डोमिसाइल्ड है, तो आपको कारण बताना है कि भाई तुम डिफरेंट करेंसी क्यों यूज कर रहे हो। एक इंडियन एंटिटी है वो यूरो यूज कर रही है, US डॉलर यूज कर रही है, जैपनीज एन यूज करके चल रही है रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन रुपी की जगह, तो कह रहे हैं कि भाई आपको कारण बताना पड़ेगा। या फिर आपने अपनी रिपोर्टिंग करेंसी ही चेंज कर दी, तो कह रहे हैं तब भी कारण बताओ भाई रिपोर्टिंग करेंसी आप अपनी क्यों चेंज करके चल रहे हो। सर कोई भी आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो उसकी डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर बेटा कितनी डेफिनेशन है जो जानना जरूरी है, पहला है रिपोर्टिंग करेंसी, दूसरा है फॉरेन करेंसी, तीसरा आता है मॉनेटरी आइटम वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मॉनेटरी आइटम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज रेट, एवरेज रेट, क्लोजिंग रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सचेंज डिफरेंस। ये टर्मिनोलॉजी मेरे को क्लियर होनी चाहिए। सर रिपोर्टिंग करेंसी सबसे आसान, जिस करेंसी के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करके चल रहे हो ऐसी करेंसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी।
फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी होती है? कह रहे हैं कोई भी करेंसी जो अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। अगर इंडियन रुपी रिपोर्टिंग करेंसी है तो इंडियन रुपी के अलावा जितनी करेंसीज हैं वो सारी क्या कहलाएंगी सर? फॉरेन करेंसी कहलाएंगी। सर मॉनेटरी आइटम क्या होता है सर? मनी हेल्ड। और जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो कि रिसीव होंगे या पे करे जाएंगे एक फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी के अंदर, उनको हम मॉनेटरी आइटम बोल देते हैं। सर मॉनेटरी आइटम्स की बात करके चले तो क्या क्या मॉनेटरी आइटम्स हैं? सर मनी हेल्ड, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो एंटिटी के पास है, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो एंटिटी के पास है। सर दूसरा, एसेट्स जो कि रिसीवेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर लाइबिलिटीज जो कि पेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली यू नो द अमाउंट ऑफ द मनी, वो डिटर्मिनेबल है, फिक्स्ड है। ठीक है। अगर नॉन मॉनिटरी आइटम की बात करके चलो तो बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन दी, कहते हैं कि जो आइटम मॉनिटरी नहीं होती वो नॉन मॉनिटरी है। मतलब मुझे मॉनिटरी आना जरूरी है, मॉनिटरी समझना जरूरी है। एक बार दोबारा से मॉनिटरी रीड करके चलेंगे क्योंकि इस पर तुम लोग मुझे आंसर देने वाले हो कि सर मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी आइटम। सर मनी हेल्ड, ठीक है, या एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कि रिसीव होने वाले हैं या सेटल होने वाले हैं, कह लीजिए एक फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी में, सो दैट इज योर मॉनिटरी आइटम। ठीक है। जो मॉनिटरी नहीं है वो नॉन मॉनिटरी है। सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन मॉनिटरी है। इंटेंजिबल नॉन मॉनिटरी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने करी इक्विटी शेयर्स के अंदर, सर नॉन मॉनिटरी है, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट रिलाइज होगा, फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। सर ट्रेड रिसीवेबल है, मॉनिटरी है, आपने सेल करी, क्रेडिट सेल्स करी, आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा आएगा, तो दैट इज मॉनिटरी फॉर यू। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मॉनिटरी है। इन्वेंट्री मुझे नहीं पता सर कितने में बिकेगी, एक फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस वजह से नॉन मॉनिटरी है। बिल रिसीवेबल पता है कितना अमाउंट मिलेगा, मॉनिटरी। आपने एडवांस पे करा है सप्लायर ऑफ गुड्स को, तो वहां पर आपने एडवांस दिया है, आपको गुड्स मिलेंगे, तो इट इज नॉन मॉनिटरी। आपने कोई लोन एडवांस करा हुआ है तो यू नो दैट व्हाट अमाउंट यू विल गेट, ठीक है, तो इट इज मॉनिटरी। डिबेंचर्स हैं, मॉनेटरी है, डिबेंचर्स जो होते हैं उसके अंदर हमें पता होता है कितना पैसा मिलेगा, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी है क्योंकि वो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। बैंक लोन है, मॉनेटरी है। शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर वारंटी, नॉन मॉनेटरी है। तो रट्टाफिकेशन में नहीं लगाना कि यार कौन सी आइटम मॉनेटरी है कौन सी नॉन मॉनेटरी है, आपको सिंपल ध्यान के रख के चलना है। मनी है, मॉनेटरी होगा। कोई भी एसेट है जो रिसीवेबल है इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, ऑब्वियसली इट इज मॉनेटरी। ठीक है। कोई लाइबिलिटी है जो सेटल होनी है नॉन और फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी के अंदर, क्या है? मॉनेटरी है। बाकी सारी चीजें क्या है? नॉन मॉनेटरी है। सर एक्सचेंज रेट की बात करके चलें, कह रहे हैं वो क्या होता है सर? रेट ऑफ एक्सचेंज जो दो डिफरेंट करेंसीज का होता है उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है। 25 जुलाई को मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? $1 इज इक्वल टू 86.54। तो ये क्या है? ये एक एक्सचेंज रेट है सर। सर एवरेज रेट की बात करके चलें तो एवरेज रेट क्या होता है सर? आपको मल्टीपल रेट्स गिवन है। सर एवरेज अगर मुझे निकालनी है सिंपली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये भी एवरेज होता है। लेकिन अगर मान लो मुझे हफ्ते के रेट्स गिवन है, एक वीक के रेट गिवन है, 5 दिन के, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, जितने भी हैं सबका टोटल करो, 5 से डिवाइड करो, एवरेज रेट आ जाएगा। सर क्लोजिंग रेट नाम से क्लियर है सर, जो क्लोजिंग डेट के ऊपर रेट होगा, बैलेंस शीट डेट के ऊपर रेट होगा, वो क्लोजिंग रेट है। ठीक है सर। टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन टर्म्स जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताई है, क्यों? वो आगे कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगा। सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की बात करके चलें, कह रहे हैं ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि डिनोमिनेट हो रही है या जिसकी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होगी वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल, आपने गुड्स बाय करे, सर्विसेज अवेल करी हैं, जिसके अंदर जो प्राइस है वो फॉरेन करेंसी के अंदर है, चाहे बाय करा चाहे सेल करा, अगर उसका प्राइस फॉरेन करेंसी में है दैट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आप बोरो करके चलते हैं या आप लेंड करके चलते हैं अमाउंट जो कि पेएबल या रिसीवेबल फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो वो भी क्या है सर? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ही है। सर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं सर, पहला आता है इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरा आता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सर इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर क्या कहता है कि आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे यूजिंग द रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन जो रेट था आप उस रेट को यूज करो, उसके ऊपर रिकॉग्नाइज करके चलो। आपकी जो क्लासिफिकेशन है कि आइटम की कि वो मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है, यहां पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जितनी भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है वो उस रेट के ऊपर आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन का रेट यूज करके। सर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करके चलते हैं सर? एवरेज रेट ले लेते हैं वीक का या मंथ का, वो आपके पास अवेलेबल होता है। जहां पर भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है तो वहां पर आप मंथली या वीकली एवरेज रेट यूज करके चल सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो के अंदर। और अगर फॉरेन करेंसी रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट हो रहा है सिग्निफिकेंटली, ठीक है, तो ऐसे केस में एवरेज रेट आपको नहीं यूज करना चाहिए। सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या कहता है कि सर ये डिपेंड करता है कि सर आइटम मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। यानी जब आप क्लोजिंग डेट के ऊपर आप देख के चल रहे हो, अच्छा अब किस रेट के ऊपर ये आइटम आएगी, सर यू नीड टू चेक आइटम मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। कह रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जो है, ठीक है, अगर वो बैलेंस शीट डेट तक कंटिन्यू रहता है तो आप उसको वैल्यू करके चलते हो बैलेंस शीट डेट के ऊपर।
तो उसी को हम सबसीक्वेंट मेजरमेंट बोलते हैं। अब वो हम आगे सीखेंगे कि क्या है मॉनेटरी के केस में क्या करना है, नॉन मॉनेटरी के केस में क्या करना है। समझते हैं सर, मान लेते हैं प्रांजल ने क्या करा, गुड्स खरीदे कितने के, $1,00,000 के आदर्श कॉर्प ऑफ यूएसए से। सर रेट जो था दैट वाज 86.54। ठीक है। तो सर इनिशियली रिकॉग्निशन किस पे होना चाहिए, सर एंट्री करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आदर्श कॉर्प करोगे। ठीक है। अब $1,00,000 है, 86.54 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, यानी 86,54,000 जो है सर वो मेरे पास आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू के ऊपर मेरी लाइबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज होगी, आदर्श कॉर्प को मैंने 86,54,000 देने हैं। तो सर ये इनिशियल रिकॉग्निशन है। सर अगला केस देखते हैं सर, धृति लिमिटेड ने ना गुड्स परचेज करे $10,000 के नित्या कॉर्पोरेशन ऑफ जिम्बाब्वे से ऑन 25th ऑफ जुलाई 2025। एज पर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज, कह रहे हैं जो अमाउंट है वो 32 लाख रुपीज में देने हैं। कह रहे हैं फॉरेन करेंसी का रेट जो था वो $1 जो है दैट वाज इक्वल टू 132 ZWL, जो जिम्बाब्वे की करेंसी है। मैं यहां पर पूछूं कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी। सर अगर आप कहते हो कि सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 322 तो आप गलत हो गए सर। सर पहली बात ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन वो होती है जिसके अंदर हमने अभी ऊपर पढ़ा, व्हाट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। सर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन वो होती है जहां पर डिनोमिनेशन जो है वो किसके अंदर आ रहा है, सर फॉरेन करेंसी के अंदर आएगा, उसी को फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजेक्शन जो डिनोमिनेट हो रही है या जिसकी सेटलमेंट किसमें होगी, फॉरेन करेंसी के अंदर होगी। अब अच्छा मुझे बताओ सर, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया सर उसके अंदर सेटलमेंट किसमें हो रही है, सर उसके अंदर तो सेटलमेंट आप करके चल रहे हो इंडियन रुपी के अंदर। ठीक है। तो वहां पर इरिस्पेक्टिव की रेट क्या है सर, मेरी तो सेटलमेंट 32 लाख में होनी है ना एज पर एग्रीमेंट। तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ तो सीधा सीधा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, नित्या कॉर्पोरेशन हो जाएगा 32 लाख। सर अब मैं सबसीक्वेंट मेजरमेंट की बात करके चलूं, तो सबसीक्वेंट मेजरमेंट में देखो सर क्या चीज है। देखो अगर वो कहता है मॉनिटरी आइटम है तो आप उसको क्लोजिंग रेट के ऊपर लोगे। कह रहे हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसको भी क्लोजिंग रेट के ऊपर लेके चलोगे। कह रहे हैं लेकिन अगर आपकी कोई नॉन मॉनिटरी आइटम है तो मैंने कहा ये डिपेंड करेगा कैरिंग वैल्यू के ऊपर। कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर वैल्यू होती है उसको कैरिंग वैल्यू बोल देते हैं, कि जिसपे आप बैलेंस शीट डेट पे कैरी करके चल रहे हो। सर अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर करके चल रहे हो, कह रहे हैं तब तो आपको रीमेजर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आपने उसको कॉस्ट के ऊपर ही मेजर कर रहे हो, कह रहे हैं देन आपको रीमेजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यानी जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रेट था उसी के ऊपर वो चलता रहेगा। कह रहे हैं लेकिन सर अगर आपकी वो फेयर वैल्यू या कोई और अदर सिमिलर वैल्यूएशन करके चल रहे हो आप, तो जो क्लोजिंग रेट है फिर आप वो यूज करके चलोगे। यानी जो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन है, और आप वैल्यूएशन कब करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर ही करोगे ना। तो उस दिन जो रेट होगा वो यूज करोगे, विच विल बी क्लोजिंग रेट ऑब्वियसली। सर अब इसके बाद अगर हम एक ट्रांजेक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करें, सर नेक्स्ट आपको समझाना है मुझे रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हमने क्या समझना है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। मान लेते हैं बेटा अंशिका ने गुड्स बेचे हैं मन्नत को। सर 1 फेब 2025 को गुड्स भेजे मन्नत को। सर उस दिन सेल जो थी वो $5 लाख की थी। सर $1 जो है वो 82.50 का था। ठीक है। 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट डेट आ गई। ठीक है। और इस दिन रेट है $83.70। और 30 अप्रैल को मान लेते हैं रेट है $83.40। इस दिन सेटलमेंट हो रही है। मतलब जब सामान बेचा है, जिस दिन बेचा है उस दिन रेट है 82.50। सर जिस दिन बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को 83.70 का रेट है। और सर जब सेटलमेंट होगी उस दिन रेट मान लेते हैं 83.40 का है। सर सोच के देखिएगा, सर अंशिका अपनी किताबों में क्या कहेगी, सर मन्नत टू सेल्स, मन्नत डेटर है, मन्नत से पैसा लेना है कितना सर, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 82.50। सर मन्नत बोलेगी सर 41250000 इतना अमाउंट लेना है। सर अब 31 मार्च आ गई सर, अब तक तो कोई पेमेंट हुई नहीं है। लेकिन सर 31 मार्च को अगर मन्नत चेक करेगी तो मन्नत तो ये बोलेगी ना कि सर 82.50 और 83.70 डॉलर का रेट बढ़ गया। सोच के देखना, डॉलर का रेट बढ़ गया है ना, 82.50 से 83.70 हो गया। मतलब अगर मुझे किसी से $1 लेना था तो पहले मुझे 82.50 मिलते, लेकिन अगर आज की डेट में मैं देखूं मैं कहूंगा 83.70 मिलेंगे। तो मेरे लिए तो गेन है ना। ठीक है। अब गेन है या लॉस है वो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करके चलेगा। क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे सेल की जगह परचेज बोल दूंगा सर फिर मेरे लिए नुकसान है। क्योंकि पहले अगर मुझे पेमेंट करनी थी वो 82.5 के हिसाब से मेरे पास वैल्यू थी, लेकिन अगर आज की डेट में देखूं तो 83.70 के हिसाब से है। तो मेरी जेब से पेमेंट ज्यादा जाएगा। तो सर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 6 लाख रुपए का देखो डिफरेंस आ रहा है। आप डेटर निकालो, 5 लाख को मल्टीप्लाई करो, 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली 82.5 और 83.70 का डिफरेंस 1.20। 1.20 को मैं $5 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो 6 लाख आता है। तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस यहां पर क्या आया सर, गेन आया। ठीक है। इस गेन को आप क्या करके चलोगे, रिकॉग्नाइज करके चलोगे, आप अपने डेटर्स को बढ़ाओगे।
फॉरेन एक्सचेंज गेन आप पी एंड एल आप क्रेडिट करोगे 6 लाख रुपए से। ठीक है सर, अगला आपके पास क्या आ गया सर, अब 30 अप्रैल को सेटलमेंट डेट आई। सर अब जिस दिन पेमेंट करनी थी उस दिन डॉलर का रेट गिर के 83.40 हो गया। सोच के देखना सर, मेरे लिए अच्छा है। मेरी किताबें बोल रही थी कि सर जो डेटर्स हैं वो इतनी पेमेंट करनी है, 41 85 0 0 0 0, लेकिन सर जब एक्चुअल पेमेंट की बारी आई तब मैंने बोला डेटर को जो पैसा देना है वो 41 लाख 41 70 थाउजेंड और आगे फर्दर एक जीरो, मतलब मुझे ये देके चलना है। कितना अमाउंट बन गया, ये 4 करोड़ 17 लाख रुपए बन गया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 83.70 और 83.40 इनके बीच डिफरेंस है 0.30 का। और 5 लाख डॉलर की पेमेंट थी, तो 5 लाख डॉलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 लाख रुपए का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। सर अब ये जो 1.5 लाख रुपए है, ये क्या है सर, ये मेरा नुकसान हो गया सर, क्योंकि यहां पर मुझे डेटर से पैसा मिलना था। सर अगर परचेज होता मेरे लिए फायदा था सर, क्योंकि मेरे को 1.5 लाख रुपए कम देना है। लेकिन सर यहाँ पर सेल की ट्रांजेक्शन थी, मेरे को पैसा मिलना था। सर मैं कह रहा था कि मेरे को डेटर से 41 85 मिलना है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ नहीं सर, डेटर से मुझे 41 70 मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपए का मेरा जो डिफरेंस है ये नुकसान है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो मुझे पैसा मिलेगा 41 70, मैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा पी एंड एल के थ्रू, और डेटर को खत्म कर दूंगा 41 85 पे। क्योंकि मेरी किताबों में 31 दिसंबर को डेटर कितना है, 41 85 है। तो अगर यहां पर मैं 41 70 लिखूंगा सर, मेरे तो डेटर क्लोज ही नहीं होगा, तो बाकी जो है वो मेरा लॉस है सर। सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस है बेसिकली कहां पर अराइज होता है, सर ये अराइज होता है 3 सिचुएशन पे। ट्रांजैक्शन को इनिशियली आपने रिकॉर्ड करा था एक रेट के ऊपर और वो सेटल हो रही है किसी और रेट के ऊपर। ट्रांजैक्शन को इनिशियली आपने रिकॉर्ड करा था एक रेट के ऊपर और उसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसी और रेट के ऊपर हो रही है, यानी वो बैलेंस शीट डेट तक सेटल नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन आपने सब्सिक्वेंटली मेजर करा था एक रेट के ऊपर और उसकी सेटलमेंट अनदर डेट पे हो रही है। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलूंगा। सर ट्रांजैक्शन हुई थी 1 फेब को, सर उसकी सेटलमेंट 15 मार्च को हो गई। ठीक है, सेम ईयर के अंदर काम हो गया। सर ट्रांजैक्शन मैंने इनिशियली रिकॉर्ड करी थी 1 फेब को, सर लेकिन 31 मार्च तक सर कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई है। तो 31 मार्च को जब मैं बुक्स क्लोज करूंगा तो यहां पर भी एक्सचेंज डिफरेंस है। सर मैंने 31 मार्च को मेजर करा हुआ था, सब्सिक्वेंटली सेटलमेंट हुई है से 15 मई को। तो सर यहां पर भी मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, तो 3 जगह पे आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। ठीक है सर, जितने भी आपके फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे, या तो गेन की तरह या लॉस की तरह। सर यू कैन नॉट क्रैम कि गेन यहां पर है लॉस यहां पर है, नहीं सर, आपको ट्रांजेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है सर, अगर मेरे को पैसा देना है और ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो सर मेरे लिए नुकसान है। मेरे को पैसा मिलना था और कम पैसा मिल रहा है, सर मेरे लिए नुकसान है। मेरे को पैसा देना था ज्यादा और कम पैसा देना पड़ रहा है, सर मेरे लिए गेन है। सो जज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि गेन है या लॉस है। सर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके चलोगे एज गेन और लॉस। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन आती है पैराग्राफ नंबर 46A के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर एग्जामिनेशन। पता नहीं मेरी गट फीलिंग है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ठीक है, स्पेसिफिकली टेस्टिंग पैराग्राफ नंबर 46A, इसके ऊपर बहुत अच्छी एक केस स्टडी बनाई जा सकती है। ठीक है सर, फॉलोइंग इज द ऑप्शन टू द एंटिटीज दैट इट इज नॉट मैंडेटरी। सर ये मैंडेटरी नहीं है, ये ना एंटिटी के पास ऑप्शन है। कह रहे हैं लेकिन अगर एंटिटी ने एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो कह रहे हैं आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा थ्रू आउट। मतलब जैसे न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम हुआ, ठीक है, एक आपका न्यू रिजाइन था इनकम टैक्स के अंदर, एक आपका ओल्ड रिजाइन था। कहते देखो अगर तुम न्यू रिजाइन में आ गए हो तो तुम ओल्ड रिजाइन में वापस नहीं जा पाओगे। ऐसा है ना कि बीच में कुछ क्लॉज है ना कि आप न्यू रिजाइन में अगर आ गया ओल्ड में वापस नहीं जा सकते। सर बस वैसा ही है। ठीक है, आपने अगर एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया सर फिर कोई वापसी नहीं है, आप फिर उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब आपने पैराग्राफ नंबर 46A अगर लगाओगे वो प्रोस्पेक्टिव बेस पे लगा के चलोगे। ठीक है, एक्सेप्शन एप्लीकेबल है, क्या चीज, अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के ऊपर। सर मॉनिटरी आइटम के अंदर मॉनिटरी एसेट हो सकता है, मॉनिटरी लाइबिलिटी हो सकती है। सर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, सर जो 12 मंथ्स या उससे ज्यादा का पीरियड है जिस दिन वो एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना सर, यहाँ पर बच्चा लॉन्ग टर्म को समझ के क्या समझता है, सर बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अरे नहीं भाई, यहां पर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम का मतलब है कि जिस दिन वो एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है वहां से अगर 12 मंथ या उसके बाद का पीरियड है सेटल है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, आप बैलेंस शीट डेट से नहीं देखेंगे। मतलब इट इंप्लाइज की एक्सेप्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है शॉर्ट टर्म वाले के ऊपर। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म गेन या लॉस है सर उस केस के अंदर आप उसको पी एंड एल में ही ट्रांसफर करके चलोगे। ठीक है, अब क्या है एक्सेप्शन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है सर अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट की एक्विजिशन से रिलेटेड है। सर इफ देर इज अ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन है लॉन्ग टर्म है सर, मॉनिटरी आइटम है, आपको पता है कितना पैसा देना है। आपने किस पर्पस के लिए लिया है, एक डेप्रिशिएबल एसेट को एक्वायर करने के लिए।
तो कह रहे हैं कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस यानी गेन या लॉस होगा इस मॉनिटरी आइटम के ऊपर, कह रहे हैं या तो आप उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करके चलोगे सर, या आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से घटा के चलोगे। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि सर मैंने कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है। सर क्या ये एक मॉनिटरी आइटम है? आंसर है यस सर, ये एक मॉनिटरी आइटम है। ठीक है सर, अगर मैंने ये लोन लिया है किस पर्पस के लिए, कि मैं एक डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट एक्वायर करूंगा, तो कहते हैं ठीक है सर, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस के चलते गेन या लॉस हो रहा है, उस गेन या लॉस से या तो एसेट की कॉस्ट बढ़ाओगे या क्या करके चलोगे, डिडक्ट करके चलोगे। जो बुक वैल्यू होती है डेप्रिशिएबल एसेट की, इस एडिशन या डिडक्शन के बाद आप फिर उसको डेप्रिशिएट करके चलोगे ओवर परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव ओवर रिमेनिंग लाइफ परस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर। मतलब गेन हुआ तो मैंने बढ़ा दिया एसेट की वैल्यू, या गेन या लॉस जो भी है, डिडक्शन हमने करी, एडिशन करके चली, जो मेरी उसके बाद वैल्यू आ रही है सर, मैं उसको डेप्रिशिएट करके चलूंगा। लेकिन कहता है कि देखो सर, अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है लेकिन वो डेप्रिशिएबल एसेट की एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है, तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर आप क्या करके चलते हो, जैसे फॉरेन करेंसी लोन और एडवांसेस हो गया कोई, जो किस पर्पस के लिए लिया है, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट पर्पस के लिए लिया गया है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करके चलते हो सर, जो भी गेन होगा या लॉस होगा आप उसको ट्रांसफर करके चलते हो सर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर। आप उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बेटा, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर। ये जो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट का बैलेंस होता है, आप इसको अमोटाइज करके चलते हो जितना भी एसेट या लाइबिलिटी का रिमेनिंग लाइफ बचा है उसमें। ठीक है, यानी आप इनकम या एक्सपेंडिचर की तरह इस अमाउंट को दिखा के चलोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर खत्म हो गया कंसेप्ट, ये था आपका 46A। ठीक है, दो चीजें करी। क्या मैंने पढ़ाया 46A के अंदर, मैंने कहा अगर डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो क्या करेंगे सर, जो भी गेन या लॉस होगा आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना के चलोगे, एडजस्ट करके चलोगे, या बढ़ाओगे या घटाओगे, और जो आपकी फिर रिवाइज वैल्यू रहेगी उसको डेप्रिशिएट करोगे। लेकिन अदर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट्स रिलेटेड है तो उस केस में फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर जाएगा, और आप क्या करके चलोगे, इसको अमोटाइज करके चलोगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी, और आप इसको इनकम एक्सपेंडिचर में अमोटाइज अमाउंट को ट्रांसफर करके चलेंगे। सर अगला क्या आता है, फॉरेन ऑपरेशन। सर एक फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। सर फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है एक सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर या ब्रांच, ठीक है, जिसकी एक्टिविटीज जो बेस्ड है या कंडक्ट हो रही है किसी ऐसी कंट्री के अंदर जो अदर देन द कंट्री ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। सर ध्यान से ये लेक्चर लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर ब्रांच अकाउंटिंग में भी एक कंसेप्ट आता है फॉरेन ब्रांच, तो वहां पर मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वहां हम सीधा बस समझेंगे अच्छा किस रेट को यूज करना है एंड वी प्रोसीड। सर सब्सिडरी के लिए आप जानते हैं अकाउंटिंग से 21 लगता है, एसोसिएट के लिए आप जानते हैं AS 23 है, सर ज्वाइंट वेंचर के लिए आप जानते हैं AS 23 है, सर ब्रांच जो कवर हो जाएगी वो फॉरेन ब्रांच में कवर हो जाएगी, ठीक है, AS 11 के अंदर। मैं कह रहा हूं सर फॉरेन ऑपरेशंस को मैं दो कैटेगरी के अंदर बांट सकता हूं। सर एक होते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, एक होते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन ऑपरेशन है उसकी जो एक्टिविटीज है, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यानी जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है उसका इंटीग्रल पार्ट है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कौन सा होता है, सर वो फॉरेन ऑपरेशन जो कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। कह रहे हैं जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं है वो क्या है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सर बिजनेस की बात करके चलें तो जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता है सर उसका बिजनेस ऐसे कैरिड आउट होगा कि जैसे वो एक एक्सटेंशन है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का। लेकिन सर जो बिजनेस नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का होता है वो इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर कहीं ना कहीं कैरिड आउट हो रहा होता है, सब्सटेंशियली वो इंडिपेंडेंट मैनर में कैरी आउट करके चलता है। वो एक्यूमुलेट करते हैं कैश, अदर मॉनिटरी आइटम, खुद एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, इनकम जनरेट करके चलेंगे, अरेंज करेंगे बोरोविंग्स लोकल करेंसी के अंदर। एग्जांपल समझने के लिए इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का, कि ये जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया से, ठीक है, उसको फॉरेन करेंसी के अंदर बेचेंगे, और जो पैसा आएगा वो इंडिया में पैसा भेज देंगे हेड ऑफिस में। यहां पर क्या होता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर जो फॉरेन ब्रांच होगी वो रॉ मटेरियल जो है वो लोकल करेंसी में एक्वायर करेगी, पे करेगी, मैन्युफैक्चर्स करके चलेगी, सर्विस प्रोवाइड करके चलेगी, और जो सरप्लस होगा वो फ्यूचर प्लान के लिए यूज करके चलेगी। अगर कोई बोर्विंग रिक्वायर्ड होगी वो लोकल करेंसी के अंदर ही ले लेगी, और ओकेजनली कभी कभी पैसा जो है वो इंडिया में भेजती है। सर करेंसीज ऑपरेटेड कौन सी होती है, जनरली बेटा जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता है ना वो सिंगल फॉरेन करेंसी के अंदर काम करके चलेगा, जिस कंट्री के अंदर वो लोकेटेड है उस कंट्री की करेंसी। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो होता है वो फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग जो ट्रांजेक्शन होती है रिपोर्टिंग करेंसी उसमें डील कर सकता है। सर कैश फ्लो जो होता है ऑपरेशन से
फॉरेन करेंसी, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का, ठीक है, द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, वो डायरेक्टली और इमीडिएट इफेक्ट होगा एक्सचेंज रेट के अंदर कुछ भी चेंज हुआ रिपोर्टिंग करेंसी के, ठीक है, और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की करेंसी के अंदर, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। लेकिन सर एक्सचेंज रेट के अंदर अगर कोई चेंज होता है बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड लोकल करेंसी, उसका ना बहुत लिटल या कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहता है प्रेजेंट या फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर, ना तो एनएफओ के ना रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के, क्योंकि यूजुअली उनके बीच बेटा फ्रीक्वेंट कैश फ्लोज नहीं रहते। सर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सर इफेक्ट क्या होता है जो चेंज होता है एक्सचेंज रेट। सर जो चेंज होता है एक्सचेंज रेट के अंदर वो इंडिविजुअल मॉनेटरी आइटम्स को अफेक्ट करके चलेगा, ठीक है, रेदर देन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर अगर एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज होता है तो जो अफेक्ट करता है वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की नेट इन्वेस्टमेंट्स को, जो कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर है, इंडिविजुअल मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स इतनी इफेक्ट नहीं होती है। सर अगली चीज हम देख के चलें तो कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के। एक फॉरेन ब्रांच है, सर उसकी ड्यूटी क्या है कि वो कलेक्ट करेगा रॉ मटेरियल उस कंट्री से और वो हेड ऑफिस यानी इंडिया के अंदर भेज देगा। मतलब बाहर सेल नहीं हो रही, आप क्या करते हो बाहर से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हो और इंडिया में भेज देते हो। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ओनली। सर फॉरेन ब्रांच जो है उसकी ड्यूटी क्या है कि कस्टमर ढूंढेगा उस कंट्री के अंदर और ऑर्डर किसको देगा, हेड ऑफिस को इंडिया के अंदर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का। सर अगली चीज जो आती है, सर हम क्लासिफाई कैसे करके चलते हैं कि एक फॉरेन ऑपरेशन जो है वो इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। सर कहते हैं इसके लिए ना प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए कि भाई इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स दिए गए, कहते देर आर सर्टेन इंडिकेटर्स कि एक फॉरेन ऑपरेशन जो है वो नॉन इंटीग्रल है रेदर देन द इंटीग्रल, कि वो नॉन इंटीग्रल है रेदर देन इंटीग्रल। पहला है कंट्रोल। सर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो कंट्रोल करके चल सकती है फॉरेन ऑपरेशन की एक्टिविटीज को ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन आर कैरिड आउट विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। कह रहे रिपोर्टिंग एंटिटी फॉरेन ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एक्टिविटीज जो होती है फॉरेन ऑपरेशन की वो ज्यादातर कैसे हो रही है, एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के साथ हो रही है फ्रॉम दोज ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यानी इंडिपेंडेंस के साथ हो रही है। और इंडिपेंडेंस कहां होगी, नॉन इंटीग्रल में होगी। सर ट्रांजैक्शन पैटर्न, जो ट्रांजैक्शन हो रही है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ वो हाई प्रोपोर्शन में आपको देखने को नहीं मिलती है। सर एक्सपेंडिचर किसमें हो रहा है, लोकल करेंसी में। जो लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल है, अदर एक्सपेंसेस हैं, वो लोकल करेंसी के अंदर ही सेटल हो रहे हैं रेदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी। सर सेल्स पैटर्न को अगर आप देख के चलोगे तो फॉरेन ऑपरेशन की सेल मेनली क्या है, जो करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी है उसमें है। सर प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करके चलें तो जो सेल प्राइस होता है फॉरेन ऑपरेशन के प्रोडक्ट्स का, वो बेस्ड होता है लोकल कंपटीशन के ऊपर, लोकल रेगुलेशंस के ऊपर, ना कि रिपोर्टिंग एंटिटी के बेस के ऊपर, ठीक है, एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन को कंसीडर करे बिना। सर लोकल मार्केट, एक एक्टिव लोकल सेल मार्केट होती है फॉरेन ऑपरेशन की, दो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट कैन बी देयर। और फंडिंग, सर एक्टिविटीज जो होती हैं वो फंडेड होती हैं या तो जो प्रॉफिट हुआ है ऑपरेशन से या लोकल करेंसी बोरोइंग से। रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर आप ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती। सर अब यहाँ पे रोल क्या आता है, सर ये क्यों पड़ा सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, क्योंकि सर जो आपके फॉरेन ऑपरेशन है, आप उसके उसकी जो फाइनेंशियल्स हैं आप उसको क्या करके चलोगे, ट्रांसलेट करके चलते हो। अब वो जो ट्रांसलेशन होना है उसका इंडियन करेंसी के अंदर या आपकी रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर, वो ट्रांसलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल है या फॉरेन फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है एंड इट इज अ मॉनेटरी आइटम, सर क्लोजिंग रेट होगा, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी है, क्लोजिंग रेट होगा, ठीक है। नॉन मॉनिटरी आइटम है, डिपेंड करता है कैरिंग वैल्यू के ऊपर, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट है रीमेजर मत करो। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू है एनआरवी ले रहे हो तो रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन होगा। और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किसके ऊपर आएगा, एवरेज रेट के ऊपर आएगा। तो सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन याद रखना बड़ा आसान है, वाई, क्योंकि सर जब मैंने आपको पढ़ाया था सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन वाला, तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था कि मॉनेटरी आइटम जो होता है वो क्लोजिंग रेट के ऊपर, कंटीजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट के ऊपर। सर नॉन मॉनेटरी आइटम डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यूएशन किस पे जा रहे हो। अगर आप उसको हिस्टोरिकल पे मेजर कर रहे हो तो रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू है एनआरवी पे करके चल रहे हो तो रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। बस एक एडिशन यहां पर आई कि प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी आइटम है तो हम एवरेज रेट के ऊपर करके चलेंगे या रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आपके पास रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल है उसको यूज करो, नहीं तो एवरेज रेट यूज करो। सर अब रिपोर्टिंग कैसे होती है स्पेसिफिक आइटम्स के केस के अंदर। सर अब कुछ एक स्पेसिफिक आइटम्स का इन्होंने बता दिया कि भाई इसकी रिपोर्टिंग कैसे करना। कह रहे हैं अगर मान लो कोई टेंजिबल फिक्स एसेट है, उसकी जो भी कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन है, अगर आप कॉस्ट के ऊपर कैरी आउट करके चल रहे हो तो जो रेट था जिस दिन तुमने एसेट परचेज करा था वो रेट यूज कर। कह रहे हैं लेकिन अगर तुम फेयर वैल्यू के ऊपर करके चल रहे हो सिमिलर वैल्यूएशन के ऊपर, तो जो जिस दिन वैल्यूएशन करी थी उस दिन का रेट यूज करना। सर इन्वेंट्री जो है, जो रेट एग्जिस्ट करता है जब कॉस्ट इनकर हुई थी,
सीधा ब्रीफ करूं सर, ओपनिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग रेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग रेट, बात खत्म। सर अगला आता है एसेट, अगर आप स्टेट कर रहे हो रिकवरेबल अमाउंट या एनआरवी के ऊपर, तो सर आप एक्सचेंज रेट जो एग्जिस्ट करता था जहां पर भी आपने रिकवरेबल अमाउंट या एनआरवी जिस दिन डिटरमिन करे, और यूजुअली क्लोजिंग रेट रहेगा। कह रहे हैं देखो जब आप ट्रांसलेशन करके चलोगे, सर ऑब्वियस है सर, मेरी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, नाउ आई एम ट्रांसलेटिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू इंडियन रुपी, तो सर यहां पर कोई ना कोई एक्सचेंज डिफरेंस के चलते गेन या लॉस तो होने वाला है। सर जो भी ये गेन या लॉस होगा वो कहते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करके चलोगे। सर अगला क्या आता है, कन्वर्जन या ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन। सर नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर कहते हैं अगर मॉनेटरी आइटम है चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस जिस दिन रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है या एवरेज रेट, और कंटीजेंट लाइबिलिटी किसके ऊपर, क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो यहां पर तो सारा गेम ही खत्म हो गया, क्लोजिंग रेट के ऊपर चीज आ गई। कह रहे हैं सर एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा, अगर आप ऐसी को ट्रांसफर करके चल रहे हो तो उसको हम कहां ट्रांसफर करके चलेंगे, नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करके चलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं सर, बात है कुछ 2022 की। सर आई वॉज इवेल्युएटिंग वन ऑफ द पेपर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है, ऑफ फॉर चंडीगढ़ ब्रांच ऑफ आई से, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर की मैं वैल्यूएशन करके चल रहा था। इन वन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर उन्होंने एनएफओ का क्वेश्चन दे रखा था ट्रांसलेशन का, बट उन्होंने वहां पता क्या करा हुआ था, वहां पर जितना एक्सचेंज डिफरेंस या लॉस आ रहा था उसको पता है कहां ट्रांसफर कर दिया था सर, पी एंड एल के अंदर। मींस आंसर वाज इनकरेक्ट इन द मॉक टेस्ट पेपर। सो सर मैंने वहां पर मेल डाली थी एंड आई कॉन्टेक्टेड द बीओएस टीम, और मैंने वहां पर उनको रिक्वेस्ट करी थी फॉर दैट चेंज, एंड दे एक्सेप्टेड कि यस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर ये एक क्लैरिकल एरर हुआ है, एनएफओ है तो जो अमाउंट है दैट शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और जो बेटा ध्यान रखना, अगर एनएफओ हुआ ना तो जो डिफरेंस आएगा वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना। कह रहे हैं जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक तुम उस फॉरेन ऑपरेशन को बेच नहीं देते, ठीक है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा। अच्छा अगर तुम कंप्लीटली सेल कर देते हो फॉरेन ऑपरेशन को, तो सर ये जो भी फिर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ रहा होगा ना, वो तुम गेन या लॉस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे, पी एंड एल स्टेटमेंट में ट्रांसफर मार देना सर। लेकिन अगर मान लो तुम पार्शियल डिस्पोजल करके चलते हो, तो जो प्रपोर्शनेट शेयर आ रहा होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का, तुम प्रपोर्शनेट शेयर जो है वो पी एंड एल के अंदर क्या कर देना सर, ट्रांसफर कर देना एज गेन या लॉस। बोलो क्या यहां तक बेटा सबको क्लियर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक बार देखना है दोबारा देख लीजिए, अगर एनएफओ है और आपका एक्सचेंज डिफरेंस आता है ट्रांसलेशन के ऊपर, सर कहां ट्रांसफर होगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सर। अगर कंप्लीटली आपने फॉरेन ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया है फॉरेन ऑपरेशन को, तो कहते हैं जो एक्यूमुलेटेड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, आप उसको गेन या लॉस की तरह रिकॉग्नाइज कर लिए, पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। कह रहे हैं लेकिन सर पार्शियल अगर डिस्पोजल करा है, कह रहे हैं उस केस में फिर प्रपोर्शनेट अमाउंट जो है वो आप करके चल सकते हैं, ठीक है। डन बेटा, क्या आगे बढ़ सकता हूं बेटा मैं, चलिए अगली चीज बेटा बढ़ते हैं। सर चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। सर क्लासिफिकेशन के अंदर अगर चेंज हो रहा है फॉरेन ऑपरेशन के, सर तब क्या करके चलेंगे सर। सर देखो अगर इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल है, ठीक है, सर इंटीग्रल में याद करिए जो भी आपका गेन या लॉस होता था आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालते थे। नॉन इंटीग्रल की ट्रांसलेशन में जो भी गेन या लॉस होता था आप उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते थे। सर रट्टाफिकेशन नहीं है, कहीं जाए रट्टा लगवा देते हैं सर, इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल गया तो सर ये करेंगे नहीं सर, बिल्कुल लॉजिकल है। सर जब ट्रांसलेशन करते हो इंटीग्रल वाला गेन डिफरेंस आप पीएनएल में डालते हो, नॉन इंटीग्रल में ट्रांसलेशन करते हो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते हो। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई फॉरेन ऑपरेशन था पहले इंटीग्रल था नाउ बट इट इज नॉन इंटीग्रल, तो सर ऐसे केस में जो भी एक्सचेंज या गेन या लॉस होगा जिस दिन रिक्लासिफिकेशन हो गई, उसके बाद से जो भी एक्सचेंज या गेन या लॉस है कहां जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर, वेरी लॉजिकल। सर नॉन इंट्रीगल से इंट्रीगल में जाए, सर सीधी सी बात है कि यहां पर क्या होता है कि सर नॉन इंट्रीगल से इंट्रीगल में जा रहे हो, तो आपने जब नॉन इंट्रीगल में थे तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर आप पैसा डालते होंगे। कह रहे हैं जो भी एक्सचेंज या गेन या लॉस होगा अब रिक्लासिफिकेशन के बाद, कह रहे हैं उसको तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, ठीक है। कह रहे हैं अब जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर तुम्हारा पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है ना, कह रहे हैं उसको भाई रखो बैलेंस शीट के अंदर, कब तक रखो, जब तक फॉरेन ऑपरेशन को बेच नहीं देते। जब फॉरेन ऑपरेशन को बेचोगे, हमने ऊपर पढ़ाई है कि अगर कंप्लीट डिस्पोजल है पूरा का पूरा कहां डालोगे, पीएनएल के अंदर, और सर अगर पार्शियल डिस्पोजल है तो प्रोपोर्शनेट। सर जो ये ट्रांसलेटेड अमाउंट होगा नॉन मॉनेटरी आइटम का एट द डेट ऑफ चेंज, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लेंगे, कहेंगे जिस दिन चेंज हुआ है जो भी ट्रांसलेटेड अमाउंट है नॉन मॉनेटरी अमाउंट एसेट का,
उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लो। सर आखिरी कंसेप्ट क्या आता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सर पहली बात समझो, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर ये जो है एक एग्रीमेंट होता है कि आप एक्सचेंज करोगे डिफरेंट करेंसीज एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, एक प्री डिटर्मिन्ड रेट के ऊपर। मतलब मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं फ्यूचर डेट के अंदर इस दिन आकर तुमसे इस रेट के ऊपर ये वाली करेंसी एक्सचेंज करूंगा। सर मान लेते हैं आदर्श है और गगन है। सर क्या करा कि 1 जुलाई को 2025 को इनके बीच एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई 1 लाख डॉलर खरीदेंगे गगन से। कब खरीदेंगे, 31 अगस्त को। किस रेट के ऊपर, 87 पर डॉलर के हिसाब से। सर बस ये एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए एग्जांपल दिया। सर फॉरवर्ड रेट क्या होता है, सर ये वो स्पेसिफाइड रेट है जो यूज होगा एक्सचेंज करने के लिए दो करेंसीज स्पेसिफाइड फ्यूचर रेट के ऊपर। सर मान लेते हैं 1 जुलाई 2025 को जो एक्चुअल रेट था वो था 86.40। सर जो एक्चुअल रेट होगा ना 1 जुलाई 2025 को, सर उस रेट को हम बोलते हैं स्पॉट रेट। उस रेट को क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉट रेट। सर 1 जुलाई 2025 को हमने एग्रीमेंट करा कि 31 अगस्त को हम ट्रांजेक्शन करके चलेंगे, एक्सचेंज करके चलेंगे, और रेट जो होगा वो 87 होगा। सर मैंने 1 जुलाई को ही एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं 31 अगस्त को तुम्हारे साथ करेंसी एक्सचेंज करूंगा और 87 पर डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज करूंगा। तो सर ये वाला जो रेट कहलाता है ये कहलाता है फॉरवर्ड रेट। सर एक्चुअल रेट क्या होगा, सर जिस दिन 31 अगस्त आएगी उस दिन जो एक्चुअल रेट है उसको बोल देते हैं फ्यूचर स्पॉट रेट। ठीक है, उसको बोल देते हैं फ्यूचर स्पॉट रेट से 88। सर बेसिकली सिंपल सी बात है। सर मैंने क्या करा, मैंने जो है कुछ सामान खरीदा हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट करा हुआ है। मैंने कुछ सामान इंपोर्ट करा हुआ है, मुझे क्या करना है, 10 लाख डॉलर की पेमेंट करनी है। सर सीधी बात है, सामने वाली पार्टी तो डॉलर्स में पेमेंट लेगी ना मेरे से। अब मेरे को डर क्या होगा, बस सोच के बताना। सर मेरे को डर होगा कहीं यार डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए सर अभी तो 87 है, वो 95 पे चले जाए, 93 पे चले जाए, 94 पे चले जाए। मैं ना बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को कहता हूँ भाई मैंने ना 3 महीने बाद एक पेमेंट करनी है। तो 3 महीने बाद मुझे तुमसे क्या चाहिए, 10 लाख डॉलर चाहिए। सर मैं बैंक से डॉलर खरीदूंगा ना सर, मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है, मैं बैंक से डॉलर खरीदूंगा, मेरे पास इंडियन रुपी पड़ा होगा। तो मैं इंडियन रुपी लेकर बैंक के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा मुझे डॉलर चाहिए क्योंकि मेरे को डॉलर में पेमेंट करनी है। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे जो डॉलर लूंगा ना वो 90 रुपए के हिसाब से लूंगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं रेट जो है वो 90 से ज्यादा ना चला जाए। तो सर मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ठीक है सर मेरी ट्रांजेक्शन 90 के ऊपर होगी। ठीक है, यस पॉसिबिलिटी है 90 से कम हो, 90 से ज्यादा रेट हो उस दिन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सर इसी तरीके से अगर मान लो मैं, अगर मेरे को पैसा आना है, ठीक है, मैंने सेल करी थी, सर मुझे पैसा आना है, मेरे को 10 लाख डॉलर आने हैं। सर अब मेरे को डर क्या होगा, सर डॉलर का रेट गिर ना जाए। तो मैं बैंक को जाके क्या बोलूंगा, भाई मैं तुम्हारे पास 2 महीने बाद आऊंगा, 3 महीने बाद आऊंगा, और 3 महीने बाद आके मैं तुमको 10 लाख डॉलर बेचूंगा और तुमसे इंडियन रुपी लूंगा। लेकिन मैं तुमसे किस रेट के ऊपर लूंगा भाई, किस रेट के ऊपर ट्रांजेक्शन करूंगा, 91 के हिसाब से। सर अब मेरे पास डॉलर पड़े हैं ना, तो मेरे को डर ये है यार रेट गिर ना जाए। ठीक है, तो मैं पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता हूँ। सर बस यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप क्यों एंटर करके चलते हो, सर दो चीजें हैं सर। एक है कि मैं अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के ऊपर रिस्क मिनिमाइज करना चाहता हूँ, वही जो मैंने तुमको अभी कहीं ना कहीं समझाया कि मैंने गुड्स परचेज करे, उस दिन डॉलर का रेट 86.50 था, जिस दिन पेमेंट करनी है रिस्क है कि रेट बढ़ ना जाए। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, मैं पहले से ही एक प्राइस फिक्स कर लेता हूँ कि भाई मैं इस दिन तुमसे इस रेट के ऊपर डॉलर बाय करूंगा। सर दूसरा क्या होता है, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सट्टेबाजी के लिए, सीधा सीधा बोलूं सट्टेबाजी के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं ये चीज करके चल रहा हूँ। ठीक है, सर कहते हैं देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, कह रहे हैं आपने प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सर एक्सचेंज रेट क्या है, ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करा उस दिन एक्सचेंज रेट क्या है, यानी स्पॉट रेट। और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस ले लो, उसको हम प्रीमियम या डिस्काउंट बोलते हैं। कह रहे हैं देखो अगर तुम फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे हो स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, स्पेकुलेशन के ऑब्जेक्टिव से तुमने एंटर करा, तो कह रहे हैं जो भी प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा उसको तुम्हें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए है, तो उसको आप वैल्यू करके चलोगे बैलेंस शीट डेट के ऊपर। जो भी गेन या लॉस होगा इसके ऊपर P&L में रिकॉग्नाइज करके चलो। और जो गेन या लॉस होगा वो कैसे निकलेगा सर, मैं देखूंगा फॉरवर्ड रेट अवेलेबल ऑन द रिपोर्टिंग डेट फॉर द रिमेनिंग मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फॉरवर्ड रेट फिक्स क्या करा गया था इंसेप्शन पे। समझते हैं इस चीज को। सर 1 फेब को मैंने स्पेकुलेशन पर्पज के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, 3 महीने का हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, सर रेट्स अवेलेबल होते हैं। मैंने आज 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने कहा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो रेट क्या है, तो कहते हैं फॉरवर्ड रेट है $1 इज इक्वल टू 89।
सर 2 महीने हो गए, बैलेंस शीट डेट आ गई। सर अभी भी देखा जाए तो 1 महीना बचा हुआ है, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो सर व्हाट आई विल डू ऑन द बैलेंस शीट डेट, मैं देखूंगा सर अब 1 महीना बचा है, 1 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या है। सर 1 महीने का फॉरवर्ड रेट है 89.50। 1 महीने का फॉरवर्ड रेट कितना है सर? 89.50। सर ये जो 89.50 1 महीने का फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, यहाँ 89 था, यहाँ 89.50 है। सर ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, सर वो गेन और लॉस है, वो मैं रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। ठीक है सर, अब अगली चीज क्या आती है? अगर वो ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं है, यानी मिटिगेशन पर्पस से उसके लिए है, तो सर ऐसे केस के अंदर जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट है, यानी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस, आप उसको इनकम या एक्सपेंस की तरह अमोर्टाइज करके चलो ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज करा जाएगा। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है अगर कैंसिलेशन करा है, या मान लो हमने रिन्यू करा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको आप इनकम या एक्सपेंस की तरह बेटा ट्रीट करके चलोगे। सर ये था आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट किस चीज का? AS11 का। AS11 आपका यहाँ पर जो है टोटली खत्म हो जाता है। सर लेकिन अगेन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे स्टैंडर्ड के, तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्वेश्चंस के ऊपर उतना टाइम नहीं लगेगा अगर तुमने AS11 मेरे साथ समझ अच्छे से लिया अभी। ठीक है, इस स्टैंडर्ड की रिवीजन में टाइम जरूर लगता है हमें इन कंपैरिजन टू अदर स्टैंडर्ड्स, बट बनता भी है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले तो आईसीए के स्टडी मैट क्विकली डिस्कस करते जाएंगे सर। सर इन्वेंट्री बोलो क्या है? नॉन मॉनिटरी। ट्रेड रिसीवेबल मॉनिटरी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर नॉन मॉनिटरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन मॉनिटरी। सर कई बार पेपर के अंदर फ्री के नंबर बांटने के मूड में होता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट, तुमसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरी आइटम, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मॉनिटरी आइटम, और 4 आइटम देके बोलेगा अच्छा बताओ मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फ्री फंड के नंबर। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। सर तुमने गुड्स परचेज करे US$ 15,000 में, 75 रुपए का उस दिन रेट था। 31 मार्च को रेट था 74 का। जिस दिन पेमेंट करी रेट था 73 का। कहता है लॉस या गेन बता दो कितना रिकॉग्नाइज करके चलोगे। सिंपल सर, जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन करी 15,000 इंटू 75, ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल रिकॉग्निशन रहेगी। सर 31 मार्च को 15,000 इंटू 74, या मैं ऐसा बोलूं 75 और 74 का डिफरेंस एक, और 15,000 की मुझे पेमेंट करनी थी। सर मैंने गुड्स खरीदा था तो मेरी जेब से 15,000 कम जाना है, तो सर मेरे लिए तो गेन है। तो मैं 20-21 के अंदर 15,000 का गेन रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। और सर जो मेरी डे और क्रेडिटर्स मेरे किस पे रिकॉग्नाइज हो जाएंगे? 11,10,000 पे हो जाएंगे रिकॉग्नाइज। सर अब जिस दिन मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा उस दिन रेट 73 का है, तो सर मेरा तो 15,000 रुपए का और फायदा हो गया। सर क्योंकि इनिशियली तो मैंने 75 पे रिकॉग्नाइज करा हुआ था, सब्सीक्वेंट पे वो उसको 74 पे लेकर आ गया। सर जब एक्चुअल पेमेंट करना है 73 का रेट आ गया, तो सर मेरा तो यहाँ फायदा हो गया। तो सर ये फायदा लेकिन मेरे को कौन से साल में होगा? 31 मार्च 22 में रिकॉग्नाइज करूंगा। एक बार क्विकली देख लेंगे, सिर्फ जिस दिन गुड्स परचेज करे, इनिशियल रिकॉग्निशन 11-25 पे, परचेज टू क्रेडिटर्स। सर फिर एक्सचेंज रेट 74 का था, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। सर मॉनिटरी आइटम है क्योंकि क्रेडिटर्स हैं तो मॉनिटरी आइटम है। मॉनिटरी आइटम है तो कौन सी रेट पे आएगी? क्लोजिंग रेट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो 15,000 इंटू 74 आ गया। जो डिफरेंस आया 15,000 रुपए का वो फॉरेन एक्सचेंज गेन है, P&L में रिकॉग्नाइज कर देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। और सर एक्चुअल पेमेंट जिस दिन करी उस दिन 73 का रेट था, 1095। डिफरेंस कितने का आया? 15,000 रुपए का। सर फॉरेन एक्सचेंज गेन है, P&L में रिकॉग्नाइज कर दोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। सर पेपर में लिखने का तरीका कैसे? सर अगर मेरे को फुल मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन में, सर मैं लिखूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के तहत द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होती है इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर मैं लिखूंगा एज पर AS11, हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए क्लोजिंग रेट के ऊपर। कह रहे हैं जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होता है ऑन अराइजिंग ऑफ, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम या रिपोर्टिंग ऑफ मॉनिटरी आइटम, ठीक है, एट अ रेट जो डिफरेंट है जिस रेट के ऊपर इनिशियली रिकॉग्नाइज करा गया था या प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करा गया था, उसको इनकम या एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे जिस साल वो राइज हुआ। वही जो मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज डिफरेंस कहां कहां होता है, ठीक है, वही पैराग्राफ लिखा हुआ है बस। सर अब मैंने बोला कि गिवन केस के अंदर हमने $15,000 के गुड्स खरीदे थे, तो इनिशियल रिकॉग्निशन 75 के ऊपर होगा, तो मैं इसके ऊपर रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। मैंने कहा क्रेडिटर जो है वो मॉनिटरी आइटम है, तो हम इस वजह से 31 मार्च को क्लोजिंग रेट यूज करके चलेंगे। तो सर अब सेटलमेंट के टाइम पे रेट इतना है, तो कहना है जो एक्सचेंज डिफरेंस आपका 11-25 और 11-10 का है, वो 31 मार्च 21 में रिकॉग्नाइज करो, और जो 11-10 और 10-95 का है वो 31 मार्च 22 में रिकॉग्नाइज करो। खत्म सर। सर अगला क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछ लेता है, सर आपने 4.5 लाख में बोरोड करे, कहेंगे जिसको आप रीपे कैसे करके चलोगे? 4.5 लाख में सर आपने बोरो करे हैं जिसको आप रीपेमेंट करके चलोगे, ठीक है, एज ऑन 31 जुलाई। सर 1 जनवरी को तुमने पैसा बोरो करा है, ठीक है, रीपेमेंट कब हो रही है? 31 जुलाई को रीपेमेंट हो रही है। सर बीच में 31 मार्च फंस गया सर, ठीक है, तो देखो क्या करके चलोगे, जनरलाइज करना था, आ जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन।
सर जिस दिन लोन लिया होगा इनिशियल रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम है 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है सर। सर बैलेंस शीट डेट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट आएगा 4.5 लाख इंटू 49। तो इस वैल्यू के ऊपर आना चाहिए। सर मेरा लोन जो है मैंने इनिशियली रिकॉग्नाइज करा था 2160 के ऊपर, अब मैं बोल रहा हूँ 2205। ठीक है। अब आगे जो है सीधी सी बात है कि सर मैंने 2205 के ऊपर अब इसको लेकर आना है, सर वैल्यू बढ़ गई ना तो नुकसान है मेरा। सर 31 जुलाई को जब मैं पेमेंट करूंगा और ज्यादा पेमेंट जाएगी और नुकसान है। सर इनिशियली क्या करूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन या फॉरेन करेंसी लोन। सर 31 मार्च को लोन का वैल्यू बढ़ा दो, फॉरेन लोन क्रेडिट करा, जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है लॉस है तुम्हारा P&L में रिकॉग्नाइज करा। सर जिस दिन पेमेंट करी तो फॉरेन लोन डेबिट करा, जितना टोटल अमाउंट बन रहा है दिस प्लस दिस, इतना ही बन रहा है बैलेंस। ठीक है। और आपने पेमेंट करी ज्यादा, जो डिफरेंस है वो भी क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस रिकॉग्नाइज। सर अगला क्वेश्चन देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। सर राव लिमिटेड ने क्या करा, एक प्लांट परचेज करा। राव लिमिटेड ने क्या करा सर, एक प्लांट परचेज करा। ठीक है। कब, US डॉलर में, $1 लाख का 1 फेब को। सर 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया 3 महीने का 49.15 के ऊपर। एक्सचेंज रेट पर डॉलर कितना था उस दिन 48.85। सर 48.85 को उस दिन रेट था, यानी स्पॉट रेट कितना था 48.85। सर फॉरवर्ड रेट आपने क्या कर लिया 49.15। सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम। ठीक है। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है 49.15 का, स्पॉट रेट है 48.85 का। सर दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा क्या है, प्रीमियम है। सर अब यहां पर मैंने क्या करा था, परचेज करा था, मुझे पेमेंट करनी है, तो सर मेरे लिए तो नुकसान है। ठीक है। अब मैंने $1 लाख जो है वो अमाउंट था, तो टोटल लॉस मेरे को कितने का हो गया सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.30, तो मेरा टोटल नुकसान है 30,000 रुपए। सर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना था, 3 महीने। सर क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमोर्टाइज करते हो। सर 3 महीने का नुकसान है 30,000, सर यहां पर हो रहे हैं 2 महीने, यहां हो रहा है 1 महीना। बताओ 2 महीने में कितना रिकॉग्नाइज करोगे, 20,000 का नुकसान 2 महीने में रिकॉग्नाइज करोगे, और 10,000 का नुकसान अगले साल रिकॉग्नाइज करोगे। तो लॉस फॉर द पीरियड 1 फेब से 31 मार्च, 30,000 इंटू 2/3 20,000, और 10,000 जो है वो कौन से साल में हो जाएगा, अप्रैल 2021 का है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जाएगा। सर अगला क्या आ गया, सट्टेबाजी वाला। सर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय करा, देखो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं दी, सिंपली बोलता है कि तुमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करा $1 लाख का 1 दिसंबर को 47.10 के ऊपर, जबकि उस दिन रेट जो था वो 47.02 का था। 31 दिसंबर को तुम अपनी किताबें क्लोज करते हो 47.15 के रेट के ऊपर। ठीक है। 31 जनवरी को तुमने अब सेल ही कर दिया 47.18 के ऊपर। तो कहने कैसे आप प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करके चलोगे सर, अब यहां पर आप फॉरेन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेकुलेशन पर्पस के लिए आप एंटर करें, तो सर ऐसे केस में प्रीमियम और डिस्काउंट को तो इग्नोर करके चलो। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेचोगे ना सर, तब आप रिकॉग्नाइज कर लो डिफरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट रेट था क्या और सेल रेट क्या था, सर कॉन्ट्रैक्ट रेट था 47.10 का, तुमने बेचा 47.18 पे, तो 0.08 का डिफरेंस है। वैल्यू कितनी थी $1 लाख, तो मल्टीप्लाई कर लो सर, 8,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया सर, मैंने 47.18 पे बेचा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रेट 47.10 का था। सर अगला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना रखा है कि एसेट और लाइबिलिटी फॉर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में किसके ऊपर आता है, वो बड़े आराम से तुम लोग लिख सकते हो। सर अगली कैटेगरी जो बनती है, आपको ना ट्रायल बैलेंस दे देंगे। सर आपको कहेंगे कि आपको क्या करना है सर, कि इसको ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। ये ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी कवर होता है, बट चलो स्टिल आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ये ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी हमारा कवर हो जाता है। ठीक है। चलिए सर, कोई नहीं, ब्रांच अकाउंटिंग में फिर इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं। सर मशीनरी हमने परचेज करी कितने की, 1 अप्रैल 2021 को 5,000 की। ठीक है। सर उसमें आपको दे रखा है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इंटू इंडियन रुपीस। सर मैं पढ़ता हूं, देखो रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस दे रखा है, हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कुछ मेंशन नहीं है, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और वैसे भी मुझे पता लग रहा है कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है कैसे, देखो हेड ऑफिस से गुड्स मिल रहे हैं, रेमिटेंस करके चल रहे हो हेड ऑफिस को, और नॉर्मली आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में ऐसा नहीं करते हो, वो तो लोकली बाय कर लेते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो उसको और आगे लगा देते हैं, यही होता है। सर अब इस केस के अंदर मशीनरी है, सर स्पेशल पॉइंट पढ़ाया था याद करो। सर क्या होता है सर, जो मॉनेटरी आइटम होती है क्लोजिंग रेट। ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट। सर P&L की आइटम रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या एवरेज रेट। सर अगर आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है सर, आपको देखना पड़ेगा उसको कैरी किस पे कर रहे हो, अगर कॉस्ट पे कर रहे हो नो रीमेजरमेंट, और अगर वैल्यूएशन चेंज करके चल रहे हो तो डेट ऑन द जिस दिन वैल्यूएशन करेगी, विच विल बी अगेन क्लोजिंग रेट। लेकिन कुछ एक स्पेशल आइटम, इन्वेंट्री जिस दिन की है उस दिन का रेट। सर फिक्स एसेट जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट, डेप्रिसिएशन भी उसी रेट के ऊपर। सर मैंने 5,000 पाउंड का
मशीनरी खरीदा था 1 अप्रैल 21 को, तो मशीनरी के ट्रांसलेशन के लिए कौन सा रेट यूज होगा? 1 अप्रैल 21 वाला 61 का रेट यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे 61 का रेट यूज करूंगा। डेटर मॉनेटरी आइटम होता है, क्लोजिंग रेट। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट। गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ऑलरेडी दे रखा है। सेल परचेज वेजेस सैलरी, अगर इस दिन का मुझे ट्रांजेक्शन या तो रेट बता दो, नहीं बता रहे तो एवरेज रेट यूज कर लो। सर एवरेज रेट कैसे निकलेगा? सर बेवकूफी मत करके आना कि सर 61 प्लस 63 प्लस 67 डिवाइड बाय 2, नो सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। सर 23-24 में ओपनिंग रेट 63, क्लोजिंग रेट 67, 63 प्लस 67 बाय 2। सर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ऑलरेडी गिवन है, हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। क्रेडिटर मॉनिटरी आइटम कितने का है, क्लोजिंग रेट यूज कर लो। डेप्रिसिएशन 10% है, 5,000 का 10% 500, 500 को कौन से रेट के ऊपर, 61 के ऊपर। ठीक है, खत्म हो गया सर, चेक कर लो। सर मेरा ट्रांजेक्शन रेट, डेटर क्लोजिंग, ओपनिंग रेट, गुड रिसीव एक्चुअल, सेल्स एवरेज रेट, परचेज एवरेज, वेजेस एवरेज, सैलरी एवरेज, कैश क्लोजिंग, मॉनिटरी आइटम है, रेमिटेंस एक्चुअल, हेड ऑफिस एक्चुअल, क्रेडिटर क्लोजिंग। सर देखो, जब तुम इसको ट्रांसलेट करोगे तुम्हारा कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आया। सर ये एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा? अल्टीमेटली पी एंड एल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। सर क्लोजिंग स्टेक और डेप्रिसिएशन मैंने बाहर दिखा दी, सर खत्म। सर अब आपका ये चीज जो है वो कवर हो गया। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, ठीक है, वो मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो तुमको देख लेना। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ, सर ये मुझे सिखाना है। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 9 को मार्क करना जरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ए लिमिटेड ने बोरो करे हैं US डॉलर 10,000, किस दिन बोरो करे सर? 1 अप्रैल 2021 को बोरो करे। ठीक है, किस रेट के ऊपर बोरो करा सर? 5% पर एनम पे बोरो करा। ओके सर। सर उन्होंने एक डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर करा, सर दिमाग सटकना चाहिए सर के साथ। ठीक है, सर डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है, फॉरेन करेंसी के अंदर बोरोइंग है। सर ने हमें कुछ तो सिखाया था, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। ठीक है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है तो कुछ तो करते थे, पैराग्राफ नंबर 46 से आता था। ठीक है, अगर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट होता था तब भी कुछ अलग करते थे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। सब दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, सर पहला कहता है अगर ऑप्शन नंबर 46 से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अरे क्या यार 46 एक ऑप्शन था, रिकॉग्नाइज नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं सर। लोन लिया, बैंक टू फॉरन लोन, $10,000 48 से मल्टीप्लाई करने का आ गया 480। सर अब 31 मार्च को फाइनेंस कॉस्ट तो रिकॉग्नाइज करोगे ना? सर मैंने $10,000 का लोन लिया है, सर मेरे को इंटरेस्ट पड़ेगा, तो सर उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 इंटू 51, क्लोजिंग रेट के ऊपर रिकॉग्नाइज करा। सर उसके ऊपर 5% का रेट निकालो, इंटरेस्ट निकालो, तो मेरा इंटरेस्ट कितने का? 25,500 का। सर अभी इस इंटरेस्ट को जो है डेफिनेटली पी एंड एल के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। लेकिन सर देखो मेरा, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है, तो क्लोजिंग रेट के ऊपर आएगी, तो 10,000 इंटू 51 करता हूं तो 30,000 ज्यादा आता है। तो 30,000 रुपए से मेरे को लोन की वैल्यू बढ़ानी भी पड़ेगी, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू फॉरन लोन। तो पैराग्राफ नंबर 46 से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तब तो बहुत आसान काम। सर पैराग्राफ नंबर 46 ए मैंने अवेल कर लिया, सर डेप्रिशिएबल एसेट था, हाँ जी सर डेप्रिशिएबल एसेट था। डेप्रिशिएबल एसेट था तो सर पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, बैंक टू फॉरन लोन हो जाएगा। पहली एंट्री के अंदर तो कोई चेंज नहीं पड़ा, बैंक टू फॉरन लोन हो जाएगा सर। सर फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी सेट बैठ गया। अरे यार रुक जा भाई मेरे। ठीक है, बैंक फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक जो है इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सर अगला क्या हो जाएगा? लोन की अमाउंट बढ़ाई, सर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर फर्क कहां पर था? सर अगर लॉन्ग टर्म मॉनिटरी एसेट था, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट था आपका, और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए था, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम थी और डेप्रिशिएबल एसेट के लिए थी, तो कह रहे सर जो भी आपका एक्सचेंज गेन या लॉस होगा ना सर, आप उसको पता है क्या करके चलोगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में या आप ऐड करके चलोगे या आप लेस करके चलोगे, और जो डेप्रिसिएशन है अकॉर्डिंगली चार्ज करके चलोगे। तो सर मैंने क्या करा? सर मैंने पहले बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। सर लोन का मैंने वैल्यू वैल्यू बढ़ा दिया मैंने। सर अब मेरे को एक्सचेंज लॉस कितने का हो रहा है? ठीक है, मेरे को 30,000 रुपए का जो है वो गेन सा हो रहा है ना? सर 30,000 रुपए हो रहा है, तो 30,000 रुपए से मैंने अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा दी। देखो मैंने एंट्री क्या पास करी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, मैंने ये एक एडिशनल एंट्री पास करी। ठीक है, 30,000 रुपए का मेरा क्या था? नुकसान था सर। 30,000 रुपए से मेरी वैल्यू बढ़ रही थी ना सर, तो 30,000 रुपए से मैंने एसेट को बढ़ा दिया सर। 30,000 रुपए से मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही थी, 30,000 रुपए से मैंने एसेट बढ़ा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू पी एंड एल। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो रिवाइज वैल्यू के ऊपर चार्ज करके चलूंगा। सर अगला पार्ट उसने क्या पूछा था, कहना है सर लोन जो लिया गया था वो फाइनेंस करने के लिए ऑपरेशंस को करा गया था, ना कि डेप्रिशिएबल एसेट को प्रिक्योर करने के लिए। सर अगर आपने फाइनेंस करने के लिए लिया था
तो सर इस केस के अंदर जो तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस पे लॉस हो रहा है ट्रांसलेशन के ऊपर, दैट विल बी ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, आ गया सर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट टू P&L। बाकी तो सर सेम चलेगा, बैंक टू फॉरेन लोन हो गया, फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक सेम चल रहा है, ये भी सेम चल रहा है। बस हुआ क्या सर, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस था मैंने इसको ट्रांसफर कहां करा, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के अंदर। डन सर। सर अब बचे मेरे पास कुछ ये वाले क्वेश्चन। सर देखो, ये वाली जो फाइल है ना सर, इसमें आधी से ज्यादा जनता, आधी से ज्यादा चीजें तो बिल्कुल सेम है, मतलब मेरे करवाने वाली चीजें एक्चुअल में नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, मैं ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ। एक बार मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस तुमको बता देता हूँ, वो क्वेश्चन जरूर देखने का। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार ना हम ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए देख लेते हैं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। सर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक तो। ठीक है सर, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सर बाकी तो सेम सी कहानी चल रही है, इसके अंदर मुझे कुछ नयापन नहीं लगता है। अगेन इसके अंदर भी कुछ मुझे नयापन सा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आई नो दैट। ठीक है, अगर 7th कर लिया तो ये अपने आप हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। यहाँ 7th की जगह रहता है आई कैन टेक अप 9 ऑल्सो, सेम ही चीज है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, तो मुझे इसको भी टेकअप करके नहीं चलना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जस्ट इट इज जस्ट टाइम पीरियड का फर्क है। तो सर मेरे पास इसके बाद जो करवाने वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है ना सर, एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है, 18वां। ठीक है, तो मैंने दो क्वेश्चन मार्क करे तक। सर अगला क्वेश्चन में मेरे करवाने वाला बनता है ना, मैं 19th टेकअप करना चाहूंगा। मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 19th। और एक क्वेश्चन जो मैं टेकअप करना चाहूंगा सर, वो है 20th। बस बेटा मेरे साथ ये चार क्वेश्चन और झेल लो। ठीक है, मुझे पता है अच्छा खासा टाइम ले लिया इस 11 के अंदर मैंने, लेकिन मेरे साथ ना ये चार क्वेश्चन थोड़ा सा जरा टेक कर लेकर चलेंगे। ठीक है सर, रिवर्स में शुरू करते हैं। आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। सर कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। सर मुझे बस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं आपका इंस्टीट्यूट जो होता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सर बच्चा सोचता है सर मैंने सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ जाता हूँ, इंस्टीट्यूट कहता है ऐसे कैसे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हम पढ़ाया, आप कहते हो हाँ। इंस्टीट्यूट पूछता सर AS 11 पढ़ाया हमने, कहते हैं हाँ जी सर। कहते AS 2 भी पढ़ाया ना मैंने, आप कह रहे हो हाँ जी सर। कहते चलो दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो। सर आपको बाकी किसी आइटम के अंदर कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, तो इस पूरे क्वेश्चन में बाकी आइटम बड़ा स्मूथ चलता है। कहाँ कहाँ तुम्हारा तुम्हारा दिमाग हिलाते हैं पेपर के अंदर, देखो जरा। कह रहे सर डेबिट बैलेंस है US डॉलर के अंदर, इन्वेंट्री स्टॉक P 5520, इन्वेंट्री स्टॉक Q 1035। तुमने टर्न करा, कह रहे स्टॉक P इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ US डॉलर 5520, परचेज्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 56.50। कह रहे हैं कि भाई कि जो स्टॉक P है वो कॉस्ट के ऊपर वैल्यूएशन करी हुई है, जिस टाइम पे एक्सचेंज रेट 56.50 का था, जबकि प्रेजेंट वैल्यू जो है इस आइटम की 285 है। और स्टॉक क्यू जो है वो NRV के ऊपर है ऑफ US डॉलर 1035, जबकि उसकी कॉस्ट जो है वो 1065 है। और जिस टाइम पे परचेज करा था उस टाइम पे एक्सचेंज रेट कितना था, 53 का था। मतलब तुमसे पता क्या टेस्ट कर गया कि सर बच्चे को ये पता है या नहीं पता कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो होती है वो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर होती है। तो जरा तुम स्टॉक P के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, आओ जरा स्टॉक P के ऊपर। सर स्टॉक P का तुमने कितने का था, $5520 का। सर परचेज किस के ऊपर करा था, 56.50 के ऊपर। सर एक बार मल्टीप्लाई करना जरा कैलकुलेटर पे दोनों को। ठीक है, क्या तुम्हारे पास 3 11 880 आ जाता है, क्या तुम्हारे पास 3 11 880 आता है सर। सर NRV कितनी दे रखी है, 285 की। सर तुम्हें ट्रायल बैलेंस जो ऊपर जो भी डाटा गिवन था उसमें तो कॉस्ट के ऊपर बता दिया था, लेकिन सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है सर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो सर मुझे यहाँ पर इसको बस किस वैल्यू के ऊपर लेना था, सर लोअर वाली के ऊपर लेना था। बस इतना सा पॉइंट था, और बच्चे को घुमा दिया पेपर के अंदर। ठीक है, बच्चे के माइंड में वहां आता ही नहीं है ये चीज कि सर लोअर वाली वैल्यू के ऊपर लेके चलना है, और वो गड़बड़ कर जाता है। सर इसी तरीके से इन्वेंट्री क्यू को NRV के ऊपर लेके चला हुआ था। ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो थी 1065 थी। सर अगर मैं क्लोजिंग रेट देखूं वो 58 का था, लेकिन कॉस्ट का रेट 53 था। सर मेजर करते हैं, सर अगर मैं NRV देखूं तो 1035 इंटू 58, और अगर मैं कॉस्ट देखूं तो सर वो कितनी सर,
सर 1065 इंटू 53। सर दोनों में से लोअर कौन सा? सर जो लोअर है उसके ऊपर आएगा ना, ठीक है। 56,445 इज लोअर। तो बस सर ये पॉइंट था, देखो 56,445 और ये कहाँ गया 2,85,000, दोनों ही केस के अंदर सर लोअर वाली वैल्यू ली है। बस इट दिस वाज द पॉइंट बेटा, ठीक है। बस ये पॉइंट था, समझ आ गया। बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी वही सेम, ठीक है। क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, बाकी वही चल रहा है, कुछ नहीं। सर आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 819 के ऊपर। सर करना लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 22-23। सर 1 जुलाई 2022 को इंपोर्ट करे गुड्स ट्राई लिमिटेड से एक जर्मन बेस्ड कंपनी से 30,96,000 के ऊपर, ठीक है सर। 1 अक्टूबर 22 को इंपोर्ट करी प्लांट एंड मशीनरी जर्मन बेस्ड कंपनी से, इस बार यूरोज 18,500 के अंदर, ठीक है सर। अमाउंट जो है वो कह रहे हैं इंपोर्ट वाले दिन ही पे कर दी, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने के लिए बोला। कह रहे हैं 1 दिसंबर 22 को एक्सपोर्ट करे गुड्स क्रेडिट के ऊपर क्रीम लिमिटेड को, कितने के? 50,40,000 रुपए के। सर देखो यहां पर मैंने गुड्स इंपोर्ट करे हैं, तो मैंने परचेज करा, यहां पर मेरा क्रेडिटर कहीं ना कहीं आ रहा, ठीक है। सर यहां पर मैंने क्या करा, एक मशीनरी खरीदी, लेकिन सर मशीनरी तो मेरे लिए नॉन मॉनिटरी आइटम है ना सर, ठीक है। और यहां पर मैंने एक्सपोर्ट करा यानी सेल करा, डेटर आ रहे हैं मेरे सर। कह रहे हैं जितनी भी अबव ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड होती है इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट। जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन था कह रहे हैं उसके ऊपर रिकॉर्ड करिए। टैक्सेशन इग्नोर करके चला है, ड्यूटी इग्नोर करके चली। कह रहे हैं जो पेमेंट ड्यू थी क्रीम लिमिटेड से और पेमेंट ड्यू थी ट्राई लिमिटेड से वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ये आ गया सर क्रीम, ये आ गया ट्राई। सर पेमेंट अभी जो है आउटस्टैंडिंग है, यानी 31 मार्च को सर डेटर से मेरे को पैसा लेना है, और 31 मार्च को अभी भी मेरे को ट्रेड पेबल का पैसा देना है, ठीक है सर। सर अब उसने मेरे को रेट ऑफ ट्रांजेक्शन बता दिया कि 1 जुलाई को 86 का रेट था, अक्टूबर को 88, फिर 84 और क्लोजिंग कितना है 94। कहना पहला पूछता है कि ये बताओ कि बैलेंस शीट के अंदर किस वैल्यू के ऊपर आएंगी सर आइटम्स, और कह रहे गेन या लॉस निकालो हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। सर एमसीक्यू की फॉर्म में भी तो पूछ सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन, 4 एमसीक्यू बना देगा, बताओ किसके ऊपर कितना गेन है, किस वैल्यू के ऊपर आएंगे। चलो सोचना शुरू करते हैं सर। सर देखो मैंने गुड्स खरीदे हैं और 30,96,000 के खरीदे हैं। सर उस दिन डॉलर का रेट, उस दिन रेट जो था 86 का था। बेटा अब कैलकुलेटर मेरा चंडीगढ़ रह गया, जरा प्लीज कैलकुलेटर कर दो यार। 30,96,000 के ऊपर 86 से डिवाइड करो, ठीक है। 30,96,000 को 86 से डिवाइड करो, तुम्हारे पास 36,000 आ जाता है करेंसी के अंदर, ठीक है। अब ट्रेड पेबल्स होंगे ना सर मेरे यहाँ पर, और ट्रेड पेबल्स मॉनिटरी आइटम है, तो किसके ऊपर आएंगे? क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो 90 से मल्टीप्लाई करो सर, इसके ऊपर मेरे ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। सर सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर तुमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी। सर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो नॉन मॉनिटरी आइटम है, नॉन मॉनिटरी आइटम है, कॉस्ट के ऊपर कैरी करके चल रहे हो, तो सर वो तो 18,500 पे ही चलती रहेगी ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन 88 से मल्टीप्लाई करके। तो 18,500 मल्टीप्लाई बाय 88 आ गया। सर ट्रेड रिसीवेबल अगेन मॉनिटरी आइटम है। सर 50,40,000 को मैं 1 दिसंबर के रेट से डिवाइड करूंगा, 84 से मैं डिवाइड करूंगा सर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सर, जो अमाउंट आ रहा है सर उसको मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगा सर उस वैल्यू के ऊपर। 50,40,000 डिवाइड बाई 84, 60,000 आ गया, 60,000 को 90 से मल्टीप्लाई करो 54 लाख आ गया। सर अच्छा सर गेन और लॉस निकालना है, चलो सर गेन और लॉस देख लेते हैं। सर मैंने जब परचेज करा था तो 3096 मेरे ट्रेड पेबल्स थे। सर एट द एंड ऑफ ईयर मेरे ट्रेड पेबल्स जो है 32,40,000 पे हैं सर, ज्यादा की पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सचेंज गेन या लॉस है सर, लॉस है मेरा सर 144 का। सर मेरा फिक्स एसेट के केस में ना गेन है ना लॉस है, लेकिन सर डेटर के केस में, ट्रेड रिसीवेबल के केस में सर फिर से फंस गए। 50,40,000 रुपये मेरा था सर, लेकिन सर अब वैल्यू कितनी होगी 54 लाख। सर मेरा तो फायदा हो गया सर, कितने का? 3,60,000 रुपए की, ठीक है। तो एक्सचेंज गेन आ जाएगा सर, खत्म। आएंगे बेटा सर अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो नया नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाता रहता सर, मैं 23 में भी नया क्वेश्चन बनाया, ऐसा क्वेश्चन किसी बुक के अंदर नहीं, ठीक है, किसी टीचर के पास नहीं, ठीक है। उसके बाद किताबों में डाल दिया गया हो तो बिल्कुल बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इस अटेम्प्ट से पहले तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। सर क्या था क्वेश्चन देखेंगे जरा। सर ट्रोवर लिमिटेड जो है वो एक इंडियन इंपोर्टर है, उसने गुड्स इंपोर्ट करे ट्रू व्यू लिमिटेड से सिचुएटेड एट लंदन। ओके, इंडियन इंपोर्टर है, गुड्स व्यू करता है ट्रू व्यू से जो लंदन में है, यानी पाउंड्स की बात हो जाएगी सर। 50,000 पाउंड पेएबल है 31 मार्च 23 को, ओके सर। कह रहे सर दो ऑप्शन है, कह रहे भाई इमीडिएटली पेमेंट कर दो और 1% का कैश डिस्काउंट ले लो, दूसरा 6 महीने बाद पेमेंट करना लेकिन इंटरेस्ट दे देना 5% को।
कह रहे अगर तुम बोरोइंग करते हो तो 15% का क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। 15% जो है पर एनम का वो है, ठीक है, बोरोइंग रेट है। अगर रुपीस के अंदर बोरोइंग करते हो तो 15% पर एनम के हिसाब से बोरोइंग होगी। कह रहे हैं 31 मार्च और 30 सितंबर का आपको रेट दे रखा है। कह रहे हैं ऑप्शन बताओ क्या चूज करोगे। सर हाउ यू विल डू दिस। सर देखो सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे पास पैसा होता तो दे देता ना इमीडिएटली। मेरे पास इमीडिएटली पैसा तो है नहीं, लेकिन सर इमीडिएटली लेकिन पैसा देता हूं, मेरे को 1% का फायदा हो रहा है, डिस्काउंट मिलने वाला है। सर लेकिन मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी किस हिसाब से सर, 97 के हिसाब से। सर 50,000 पाउंड है, 97 के हिसाब से पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे को जो है वो 1% का डिस्काउंट भी देंगे। तो सर कितना आ जाता है, 48,500, 1,500, ठीक है सर। लेकिन सर मेरे पास अभी पैसा इमीडिएट नहीं पड़ा ना, तो सीधी सी बात है सर, मेरे को पैसा उठाना पड़ेगा। पैसा उठाऊंगा तो 15% के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो मैं पेमेंट 6 महीने बाद करने वाला था ना सर, तो मैं पैसा 6 महीने के लिए तो उठाऊंगा। क्योंकि हो क्या रहा है, मैं अदरवाइज तुमको 6 महीने बाद पैसे देता, ध्यान से सुनना, मैं अदरवाइज तुमको 6 महीने बाद पैसे देता, लेकिन मैं अभी तुमको पेमेंट करके चल रहा हूं। लेकिन जिससे पैसा उठाऊंगा उससे 6 महीने के लिए पैसा उठाऊंगा ना फिर मैं, तो 6 महीने का मेरे को इंटरेस्ट पड़ने वाला है ना, वो मेरे लिए बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है। कितना पैसा, 48,500, ठीक है। इसके ऊपर 15% 6 महीने का निकाला, अगर मैं इमीडिएट पेमेंट करता हूं तो सर इतना मेरा टोटल अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होगा सर। लेकिन अगर मैं पेमेंट 6 महीने बाद करता हूं तो 5% का इंटरेस्ट पड़ेगा सर। लेकिन 6 महीने बाद रेट भी तो 99 हो गया सर। 50,000 इंटू 99, सर इतने की पेमेंट करनी है, लेकिन सर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो 5% के हिसाब से, ठीक है। तो मेरी टोटल पेमेंट कितनी जानी है, 5073 की, ठीक है। बोलो कौन सा ऑप्शन चूज करके चलोगे, सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करोगे ना, क्योंकि 6 महीने बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ मेरी जेब से टोटल अमाउंट कम जाएगा सर। अगर मैं बोरो करके इमीडिएट पेमेंट करके चलता हूँ 5160 बन जाएगा सर। योर प्रेजेंटेशन कैन बी लिटिल डिफरेंट, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर ये आने वाला है, मेरा फायदा हो रहा है सर। चलिए सर, सर लास्ट क्वेश्चन सर, जस्ट एक आखिरी क्वेश्चन। आ इस पे आ जाओ सर, ठीक है। ओके लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। एक इंडियन कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लिया डब्ल्यू 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 प्राइवेट लिमिटेड से, यूएस बेस्ड कंपनी, 30 लाख रुपए का लोन लिया। जिस दिन लोन लिया था उस दिन रेट था 60 का, ठीक है। एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट रेट पे था 62 का। वन बाय वन जस्ट टेक इट अप सर। 30 लाख रुपए इंडियन रुपी के अंदर है। जिस दिन लोन लिया था उस दिन 60 का रेट था। 30 लाख को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 50,000 डॉलर आता है, यानी मैंने 50,000 डॉलर का लोन लिया था सर। सर मॉनिटरी आइटम है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्लोजिंग रेट के ऊपर आना चाहिए, तो 50,000 इंटू 62, ठीक है। अब ये मेरे लिए तो नुकसान हो गया, क्योंकि 2 रुपए पर डॉलर ज्यादा, तो लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सर मेरे को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इसका सर। सर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए सर, एक तो मुझे लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीड। एक ट्रीटमेंट तो ये मुझे लोन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तो और मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूं। सर दूसरा ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकता हूं मैं, क्या ये जो मैंने लोन लिया है कहीं पे लिखा हुआ है कि मैंने डेप्रिशिएबल एसेट के लिया, या पैराग्राफ 46 से कुछ बात बात करके चल रहा है, नहीं ना सर। सर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में मैं डाल सकता हूँ सर, अदर पर्पज के लिए, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। सर ट्रेड रिसीवेबल जो है उसके अंदर 10 लाख रुपए है, जो 59 के हिसाब से रिकॉर्डेड है। एक्सचेंज रेट कितने का है, 62 का। सर 10 लाख को 59 से डिवाइड करो, कितना आता है। 10 लाख को 59 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास अमाउंट आ रहा होगा 16,949.152 समथिंग, कुछ तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। सर बैलेंस शीट रेट के ऊपर रेट है 62 का, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तुम्हारे पास वैल्यू आ रही होगी सर, ठीक है। या मैं ऐसा बोलूं, 62 का रेट है तो 62 और 59 का डिफरेंस 3 रुपए, ठीक है। आप क्या करो, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करो यार किसके साथ, यार 62 के साथ, और माइनस कर देना उसमें से 10 लाख। सर वो तुम्हारा गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, 5847 का। क्या करोगे सर, पी एंड एल क्रेडिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टू पी एंड एल, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस एक्वनाइज कर लोगे सर, हो गया क्वेश्चन खत्म। सो इज योर चैप्टर इज ओवर, ठीक है। कोई एक आधो क्वेश्चन मुझे इसके अंदर लगेगा, ठीक है, जो करने वाला है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज बेटा हो गया चैप्टर तुम्हारा, ठीक है। दिस इज ओवर।
तो रिकॉर्डिंग को रखते हैं यही तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एंड करते हैं सेशन। ठीक है, जाइएगा नहीं, बस रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे।